नमस्कार साथियों, प्रभात एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए साथियों, एनसीईआरटी की जो श्रृंखला हमने शुरू कर रखी थी कक्षा 6 की भूगोल की पुस्तक की, उसको आगे बढ़ाते हुए और आज जो चौथा चैप्टर है उसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है साथियों, उस चैप्टर का नाम है मानचित्र। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैप कहते हैं। ठीक है साथियों, तो इसमें जो देखिए मोस्ट बात इम्पोर्टेंट बातें हैं वही मैं आपको बताऊंगा। पूरी ये बुक नहीं पढ़ाऊंगा, लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा होती है। ठीक है साथियों, और हम पढ़ रहे हैं किसकी दृष्टि से? हम पढ़ रही हैं हमें एग्ज़ाम की दृष्टि से, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है साथियों, देखिए मित्रों, हमने पिछले अध्याय में किसके बारे में पढ़ा था? ग्लोब के बारे में पढ़ा था। हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था और ग्लोब के बारे में हमने देखा था कि ग्लोब पृथ्वी की हूबहू एक प्रतिकृति होती है, एक मॉडल होता है, लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी कमी होती है वो क्या होती है कि हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ले जाते हैं तो उसमें बहुत सारी परेशानी आती है। क्यों? क्योंकि उसको अपन फोल्ड नहीं कर सकते हैं, उसको जेब में नहीं डाल सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा समस्याएं आती हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है आपका मानचित्र। ठीक है साथियों, मानचित्र क्या होता है? देखिए, समझने की कोशिश करना। मानचित्र पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। समझ गए? नहीं समझे क्या? मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, या तो इस पृथ्वी का हमें क्या चित्र बनाना है या किसी एक भाग का चित्र हमें बनाना है, तो हम एक समतल कागज जो होता है उस कागज पर इसका चित्र बनाएंगे। ठीक है साथियों, कागज पर जब इसका चित्र बनाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं मानचित्र। क्या कहते हैं? मानचित्र। क्या कहते हैं? उसको मैप कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? मैप है। ठीक है साथियों, लेकिन किसके आधार पर? और वो होता है आपका स्केल यानी पैमाना। किसके आधार पर की बात कर रहे हैं? पैमाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, पैमाना क्या होता है उसके बारे में अब आगे देख लेंगे हम, अब आप इतना ही समझ लीजिए। ठीक है साथियों, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, और जो ये मानचित्र होते हैं आपके, इन मानचित्रों को, जैसे मान लीजिए एक ये मानचित्र है, एक ये है, एक ये है, इनको सभी को हम एक किस में कर दें? एक बुक में सहेज लें या एक पुस्तक में इसको एक जगह कर लें, तो उसे फिर क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एटलस। यानी जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। यानी बहुत सारे मानचित्रों को जब हम एक बुक में उसको रख लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एटलस। क्या कहेंगे साथियों? एटलस कहेंगे। समझ में आ गया क्या? यहाँ पर दो ही बातें थी, मानचित्र क्या होते हैं और एटलस क्या होता है। समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। उसके बाद देखिए मित्रों, आगे जो बात आती है कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः मानचित्र 3 प्रकार के ही होते हैं। वैसे मानचित्र बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः बात करें तो मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, और वैसे बात करें तो विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है साथियों, तो कुछ मानचित्रों की जो चर्चा हम कर रहे हैं उनके बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। ठीक है साथियों, तो देखिए साथियों, सबसे पहले मानचित्र का जो प्रकार है वो होता है भौतिक मानचित्र। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं? फिजिकल मानचित्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल मानचित्र यानी भौतिक मानचित्र। क्या होता है भौतिक मानचित्र? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, जैसे पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, नदियां हैं, महासागर हैं, है ना। और जैसे मान लीजिए हमारा भारत है तो भारत के भौतिक प्रदेश हैं। राजस्थान है, मान लीजिए हमारा रंग रंगीला राजस्थान, तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं आदि को अगर हमें दर्शाना हो तो कौन सा मानचित्र बनेगा? भौतिक मानचित्र बनेगा। ठीक है, आप इतना समझ लो कि जो प्राकृतिक आकृतियां होती हैं उनको अगर मानचित्र में दर्शाना हो तो वो कौन से मानचित्र कहलाते हैं? भौतिक मानचित्र। ठीक है साथियों, इनको भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। इन्हें उच्चावच मानचित्र भी कहा जाता है। ध्यान रखना, एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है भाई। हो गया याद? चलिए अब देखिए, दूसरा एक हमने पढ़ लिया भौतिक मानचित्र, और दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, देखिए साथियों, मैं आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बढ़ाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिल सके। ठीक है,
राजनीतिक मानचित्र होता है, इसको आप क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल मैप भी बोलते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल मैप क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई राज्य है, नगर है, शहर है, गांव या विश्व के अनेक देशों या राज्य या उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं, राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। कैसे समझेंगे इस चीज को, जैसे मान लीजिए ये तो क्या है हमारा, समझना एक बार, ठीक है, ये हमारा भारत है और भारत के इधर क्या है, ये आपका क्या है, पाकिस्तान है। ठीक है साथियों, तो ये हमारी जो सीमा है, ये कौन सी सीमा है, रेड क्लिफ रेखा है ना ये। तो ये जो मानचित्र में ये जो सीमाएं दर्शाई गई है ना, इधर ये बांग्लादेश है यहाँ पर, तो ये जो सीमाएं दर्शाई जाती हैं ये कौन से मानचित्र की दर्शाई जाती हैं, राजनीतिक मानचित्र में। ठीक है साथियों, समझ में आ गया, इतना ही ध्यान रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर कोई है नहीं। ठीक है, देखिए साथियों आगे देखिए, इसके बाद जो मानचित्र आता है और सबसे मुख्य जो मानचित्र आता है, मैं जानता हूँ भौतिक मानचित्र आप आसानी से कर देंगे, राजनीतिक मानचित्र को बता देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आता है थीमेटिक मानचित्र। वो कैसे, क्योंकि जो थीमेटिक मैप होता है इसमें कुछ विशेष जानकारियाँ, यानी कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन उद्योगों आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र। जैसे मान लीजिए ये क्या है हमारा, मैं इंडिया को लेकर सारी चीज़ें बताता हूँ आपको। ठीक है, ये सॉरी समझने की कोशिश करना बस आप। ठीक है, यहाँ पर मानचित्र सही नहीं बन पाता है। ठीक है साथियों, तो ये हमारा भारत है और भारत में मान लीजिए ये लेह लद्दाख की ये सड़क है, ये सड़क दक्षिण से चलकर आई, फिर राजस्थान यहाँ से आ गई, ये सड़क यहाँ से यहाँ चली गई, फिर ये इसकी यहाँ चली गई। ठीक है, तो ये जो विशेष जानकारियाँ प्रदान कर रहे हैं ना, इन्हें क्या कहते हैं, थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। या फिर मान लीजिए कि मैं आपको कह दूं कि ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा रंग रंगीला राजस्थान है। ठीक है साथियों, तो राजस्थान में वनों के वितरण को दर्शाइए, यानी यहाँ पर हम देखते हैं सघन वन पाए जाते हैं दक्षिण क्षेत्र में। फिर ये जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, कोटा बूंदी झालावाड़ वाला, यहाँ पर भी वन पाए जाते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर शुष्क मरुस्थल वन पाए जाते हैं। तो मैं कह दूं कि इन वनों के वितरण को दर्शाइए, तो कौन सा मानचित्र दर्शाएंगे, थीमेटिक मानचित्र। समझ में आ गया साथियों, तो यहाँ पर इतना ध्यान रखना कि थीमेटिक मानचित्र क्या होते हैं, जो विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं। विशेष जानकारियाँ कौन सी, जैसे सड़क हुई, वर्षा का वितरण दर्शाना हो, वन हुए, उद्योगों का वितरण दर्शाना हो आदि अगर दर्शाना है तो वो कौन से मानचित्र में दर्शाएंगे, थीमेटिक मानचित्र में। ठीक है साथियों, आगे चलिए। एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है, मानचित्र के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, एक तो होता है दूरी, एक होता है दिशा और एक होता है प्रतीक। दूरी क्या होती है साथियों, मैं आपको समझा देता हूं। दूरी मान लीजिए कि यहाँ इस स्थान से इस स्थान की दूरी, तो ये क्या हो गई, आपकी दूरी हो गई। लेकिन जैसे मान लीजिए कि मैं जयपुर से, यानी जयपुर से रहता हूँ और जयपुर से लेकर मुझे कहाँ जाना है, अलवर जाना है। ठीक है साथियों, तो मैं इस मानचित्र, अगर मैं इतना मानचित्र में दर्शाऊंगा ना, तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए कि मुझे 240 किलोमीटर जाना है। ठीक है, तो 240 किलोमीटर लंबा तो मानचित्र बना नहीं सकते, तो क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या लेते हैं, पैमाना लेते हैं। क्या लेते हैं, पैमाना। कैसे, जैसे मान लीजिए मैं दर्शाऊंगा कैसे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर। ठीक है साथियों, 1 सेंटीमीटर अगर मैं मानचित्र में दर्शाता हूं तो वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 50 किलोमीटर को। ठीक है साथियों, तो ये होता है आपका पैमाना, क्योंकि वो जब छोटे में बनाएंगे तो ऐसा थोड़ी कि 50 किलोमीटर लंबा कागज लेके आ जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है साथियों, तो ये पैमाना होता है। और जो दूरी होती है उसमें पैमाने का बहुत बड़ा रोल होता है, मानचित्र बिना पैमाने के बन ही नहीं सकता है। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे, आप समझने की कोशिश करना। देखिए, पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। कैसे समझाया ना मैंने भी अभी आपको कि स्थल पर, यानी जैसे मान लीजिए कि जयपुर, और जयपुर से लेकर अलवर कितना किलोमीटर है मैंने बताया अभी, जैसे मान लो 250 किलोमीटर है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 250 किलोमीटर है।
लेकिन 250 किलोमीटर को अपन जब मानचित्र पर दर्शाएंगे तो क्या दर्शाएंगे, इतना बड़ा तो कागज ले नहीं सकते, दर्शा भी नहीं सकते, कैसे करेंगे, यहाँ पर पैमाना लेंगे, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पैमाना होता है, यानी स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई बीच की दूरी का अनुपात होता है। मानचित्र के नीचे पैमाना लिखा जाता है, पैमाने को देखने से हमें पता चल जाता है कि ये कितनी दूरी है। आजकल आप जो मैप यूज करते हैं ना अपने फोन में, वो भी इसी पर आधारित होता है। ठीक है साथियों, चलिए जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। समझ गए, यानी यहाँ पर 1 सेंटीमीटर होगा तो वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा, दर्शाएगा 50 किलोमीटर को। साथियों समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि महाद्वीप बहुत बड़े होते हैं, महाद्वीप बहुत बड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका उत्तरी अमेरिका है और ये आपका क्या है साथियों, ये आपका दक्षिण अमेरिका है। इधर फिर आप देखेंगे तो ये आपका क्या है, ये आपका समझ लेना यहाँ पर जगह कम है, ये आपका एशिया और यूरोप है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये नीचे नीचे आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, यहाँ पर आपका अंटार्कटिका है। अगर इसको हमें मैप में दर्शाना है साथियों तो कैसे दर्शाएंगे, तो हम इसके लिए क्या लेंगे, हम इसके लिए छोटे पैमाने का उपयोग करेंगे। कैसा पैमाना लेंगे, छोटे, क्योंकि जब भी तो इतने बड़े क्षेत्र को दर्शाया जा सकता है ना। तो बड़े क्षेत्रों को या बड़े महाद्वीपों को दर्शाने के लिए कैसा पैमाना लेते हैं, छोटा पैमाना। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए आगे देखिए साथियों, उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है, इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। ठीक है साथियों, और जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग को, जैसे हमारा गांव है मान लीजिए, और गांव को हमें दिखाना है नक्शे में, तो गांव को अगर छोटा पैमाना लेंगे तो बिल्कुल छोटा छोटा सा आ जाएगा ना, और वो बड़ा हो जाएगा तो दर्शा नहीं पाएंगे। तो छोटे क्षेत्रफल वाले क्षेत्र को दर्शाने के लिए कैसा पैमाना लेते हैं, बड़े पैमाने का। कैसा पैमाना, बड़ा पैमाना। ठीक है साथियों, दोनों याद हो गए, आसानी से हो जाएंगे, कोई ज़्यादा बात है नहीं यहाँ पर। तो देखिए साथियों, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात क्या आती है कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। क्यों बताइए मुझे, बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे मेरे कमरे का चित्र बनाना है और मैंने क्या लिया, बड़ा पैमाना लिया, तो बड़े पैमाने में मैं कमरे का पूरा भाग दिखा सकता हूँ। यहाँ पर खिड़की है, यहाँ पर दरवाजा है, यहाँ पर ये बालकनी है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये रखी हुई है। तो बड़े पैमाने वाला जब हम लेते हैं तो उसमें प्रत्येक भाग को आसानी से छोटे भाग को भी दिखाया जा सकता है। तो ये कैसी अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है साथियों, समझ में आ गया? चलिए आगे, ज़्यादा समय खराब आपका नहीं करूँगा। दूसरी बात जो हमारी आती है वो क्या आती है, देखिए दूसरी बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमारी क्या आती है, दिशा आती है, यानी जो आपकी डायरेक्शन होती हैं, दिशाएं होती हैं। देखिए साथियों, हमें मानचित्र में आसानी से पता है कि ये दिशाएं होती हैं। दिशाओं का हमेशा मानचित्र में कैसे ध्यान लगाएंगे कि जिधर हमारा राइट हैंड होता है, दायां हाथ होता है, उधर हमेशा क्या होगा, पूर्व दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी, पूर्व। और पूर्व के सामने हमेशा कौन सी दिशा होती है, पश्चिम होती है। ऊपर हमेशा क्या होता है, उत्तर, और नीचे हमेशा क्या होता है, दक्षिण। ठीक है साथियों, तो ये मुख्यतः कितनी दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं होती हैं, और इनको ही क्या कहा जाता है, प्रधान दिग बिंदु। क्या कहा जाता है, प्रधान दिग बिंदु। और चित्र में देखिए जो ये मुख्य दिशाएं हैं, ये चित्र में देखिए जो ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये जो मुख्य दिशाएं होती हैं, 4 मुख्य दिशाएं, इन्हें क्या कहते हैं, प्रधान दिग बिंदु कहा जाता है। समझ में आ गया क्या? और इनके बीच में ज्योग्राफिकल तरीके से देखें तो और दिशाएं होती हैं, जैसे उत्तर पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, पूर्व और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, और ये आ गई आपकी उत्तर पश्चिम। ठीक है साथियों, इस प्रकार देखिए तो ये 8 दिशाएं काम में ली जाती हैं। वैसे दिशाएं कितनी मानी जाती हैं, 10 दिशाएं मानी जाती
है। कितनी दिशाएं मानी जाती हैं? 10। ठीक है साथियों, समझ में आ गया? चलिए, यहाँ पर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है नहीं, आगे चलिए। अब आगे जो बात आती है वो क्या आती है कि दिशाओं को हम कैसे दिशाओं का पता लगाते हैं, उसके लिए एक यंत्र आता है, वो आता है दिक्सूचक यंत्र, जिसे आप क्या बोलते हैं? कंपास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपास। और कंपास की जो सुई होती है, चुंबकीय होता है, ये चुंबकीय सुई होती है, वो हमेशा कौन सी दिशा को इंगित करती है? उत्तर दिशा को। जब भी आप मैप बनाते हैं तो आप देखना, एक ऐसा चित्र आता है एक एरो का, और इस एरो पर ऊपर क्या लिखा होता है? एन। यानी हमेशा ऊपर कौन दिशा होती है? नॉर्थ होती है। नॉर्थ का मतलब क्या हो गया? उत्तर दिशा। ठीक है साथियों, तो जो दिक्सूचक यंत्र है उसकी सहायता से हम दिशाओं का अनुमान लगाते हैं, और इसकी चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। ठीक है साथियों, समझ में आ जाएगा? चलिए, ये तो हो गई दिशाओं की बात। और तीसरा जो महत्वपूर्ण घटक होता है वो होता है आपका प्रतीक। प्रतीक होता है, और प्रतीक को क्या कहते हैं साथियों? चिन्ह भी कहा जाता है। चाहे आप प्रतीक कह दो या चिन्ह कह दो, दोनों एक ही बात है। समझने की कोशिश करना साथियों। ये जो चिन्ह होते हैं, चिन्हों का मानचित्र में बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे मान लीजिए, और चिन्ह क्या होते हैं कि विश्वव्यापी, यानी ये क्या होते हैं? विश्वव्यापी होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहाँ जाना है, आप चले गए साहब अमेरिका में। अब हमें तो अंग्रेजी आती नहीं, क्यों? क्योंकि हम तो देसी आदमी हैं। ठीक है, अमेरिका में चले गए साहब, और अमेरिका में हमें क्या नहीं आती? अंग्रेजी नहीं आती। और अंग्रेजी नहीं आती और हमें वहाँ का मैप दे दिया जाए कि आप इस मैप को आसानी से इस मैप को देकर वहाँ जा सकते हैं। तो साथियों, मैप की जो प्रतीक होते हैं, चिन्ह होते हैं, वो विश्वव्यापी होते हैं। जैसे मान लीजिए वहाँ पर हमें रेल आ गई, रेल की पटरियाँ आ गई, तो रेल की पटरियाँ वहाँ पर भी इसी प्रकार से दर्शाई जाएंगी। ठीक है, ठीक है साथियों। और जैसे मान लीजिए चित्र में देखना, ये देखो, ये RS दिखाया हुआ है ना, ये तो रेलवे स्टेशन आ गया। ठीक है, ऐसा चिन्ह आएगा तो कच्ची सड़कें आ जाएंगी, पक्की सड़कें आ जाएंगी। ये जो भी हैं, ये एक क्या होते हैं? विश्वव्यापी चिन्ह होते हैं। ठीक है साथियों, समझ में आ गया क्या? जैसे मान लीजिए यहाँ इनको समझने की कोशिश करना। ये मान लीजिए गिरजाघर, देखिए ऐसे ये दर्शाएंगे, ये गिरजाघर हो गया, ये मंदिर हो गया, है ना, ये मस्जिद हो गई। इसी प्रकार से PO यानी पोस्ट ऑफिस हो गया आपका, है ना, और ये पुलिस स्टेशन भी हो गया जैसे। और जैसे ये ग्रीन सा दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? पेड़ है। तो ये आसानी से इन चित्रों को देखकर हम समझ सकते हैं कि ये मानचित्र क्या कहना चाह रहा है। ठीक है साथियों, देखिए, मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है, सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। और इन प्रतीकों को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं रूढ़ चिन्ह कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ चिन्ह। यानी रूढ़ चिन्ह क्या होते हैं? मानचित्र में जो प्रतीक होते हैं, चिन्ह दिखाई देते हैं, जिनकी भाषा विश्वव्यापी होती है, जिनको देखकर बिना हम किसी भाषा को समझे भी उस स्थान को आसानी से समझ सकते हैं, जा सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ चिन्ह कहा जाता है। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? देखिए साथियों, ये चीज़ आपको आसानी समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। देखो, मानचित्र में कुछ विभिन्न रंगों का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए नीला रंग का प्रयोग किया जा रहा है, इसका मतलब वहां पर क्या है? जलाशय है। यानी अगर हमें पानी वाले स्थानों को दर्शाना है तो कौन से रंग का इस्तेमाल किया जाएगा? नीले रंग का। बहुत बार पूछा जाता है। और अगर मान लीजिए पर्वतों को दर्शाना है तो किस रंग का प्रयोग करते हैं मानचित्र में? भूरे रंग का। और पठारों को दर्शाना है तो कौन से रंग का करेंगे? पीले का। और मैदानों को दर्शाना है मान लीजिए तो वहां पर हरे रंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है साथियों, अब दूसरी बात आती है, रेखा चित्र क्या होते हैं? समझना। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त के लिए स्थानीय परीक्षण के आधार पर बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं रेलवे स्टेशन पर आ गया, ठीक है, ये क्या है? ये रेलवे स्टेशन है। और आपने कहा, आपको मैंने चित्र बना के दिया था कि रेलवे स्टेशन से आप सीधा चलना, कहाँ? ऐसे चलेंगे, फिर यहाँ जाना, फिर ऐसे घूमना, फिर ऐसे जाना, फिर ऐसे जाना, और फिर यहाँ जाकर ऐसे जाओगे तो यहाँ पर एक पुलिया आएगी। इस पुलिया से जैसे आप नीचे क्रॉस करोगे, यहाँ पर क्या है? मेरा घर है। यहाँ पर क्या है? मेरा घर है। तो साथियों, जो ये रेखाओं के माध्यम चित्र बनाया जा रहा है ना, कच्चा चित्र कहते हैं इसको। ये इसका पैमाना नहीं बनाया जाता, यानी ये पैमाने पर आधारित नहीं होता है। इसे क्या कहते हैं? रेखा चित्र कहते हैं। ये सिर्फ याददाश्त के लिए बनाया जाता है। समझ में आ गया? रेखा चित्र आसानी से आप समझ गए होंगे।
चलिए आगे देखते हैं। अब एक जो मोस्ट बात यहाँ पर आती है वो आती है किसकी, खाका। यानी खाका क्या होता है उसकी देखिए साथियों, जब एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र, जैसे मान लीजिए मुझे मेरे कमरे का दर्शाना है, कमरे का दर्शाना है, ठीक है साथियों। कमरे का चित्र मैं आपको बता दिया, कमरे का मैंने बड़े, जब अपन मकान बनाते हैं ना, अब क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो बिना पैमाने पर आधारित अपन एक पहले बनाते हैं कि ये मेरा मकान होगा, यहाँ पर खिड़की होगी, यहाँ पर मेरा किचन होगा, यहाँ पर लेट बाथ होगा, यहाँ पर दरवाजा होगा, यहाँ पर मैन होल होगा। तो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र क्या कहलाता है, रेखा चित्र क्या कहलाता है, खाका कहलाता है, ठीक है साथियों। जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, इसे क्या कहते हैं, खाका कहते हैं। और खाका क्या होता है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र होता है। समझ गए क्या? तो साथियों यह आपका आज का चैप्टर था। अब हम क्या करते हैं, इसके जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उसको देखते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एज इट इज यहाँ पर एग्जामों में प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है साथियों। देखिए, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र कौन से हैं, बताइए मुझे, जिसमें वृक्षों के वितरण को दिखाया जा सकता है, क्या कहेंगे बताइए, थीमेटिक मानचित्र कहेंगे, ठीक है साथियों। वृक्षों का वितरण दर्शाना हो, वनों का वितरण मान लो। दूसरी बात, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है, बताइए। अगर नीले रंग का दर्शाना है मानचित्र में तो क्या दिखाते हैं, नीला जलाशयों को, ठीक है साथियों। दिक् सूचक का प्रयोग किया जाता है, जो दिक् कहते हैं दिशाओं को, सूचक यानी सूचना देने वाला, नाम से पता चल रहा है, यानी मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए। और पैमाना आवश्यक होता है, पैमाना किसके लिए होता है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बताइए, मानचित्र के लिए, क्योंकि बिना पैमाने के मानचित्र नहीं बन सकता है, ठीक है साथियों। तो ये आपका आज का चैप्टर था साथियों। आज को आपकी क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही।